हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड मिडिवल हिस्ट्री, थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब क्लास 7 में हम मिडिवल हिस्ट्री पर देखेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आपका चैप्टर जो है, इसमें आपको जो 1000 ईयर्स के दौरान जो भी चेंजेस हुए आपको उनको देखना है। तो आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो पहला चेंज हुआ था वो किस में आया था? वो आया था मैप्स में। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैप 1 और मैप 2 दो मैप दिए गए हैं। Map first was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi। जो फर्स्ट मैप है वो 1154 में एक अरब जियोग्राफर थे अल-इद्रिसी, उन्होंने बनाया था इसको। जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये सिर्फ एक पार्ट है उसका, क्योंकि उन्होंने जो मैप बनाया था वो काफी बड़ा था, काफी डिटेल में था। और यहाँ पे जो आपको पार्ट दिया गया है उस मैप का, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो किया गया है। और जो मैप 2 था वो 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु मेक्स मैप, एक पर्सन जो कि मैप बनाता है। The two maps are quite different even though they are of the same area। ये जो दोनों मैप थे इनमें काफी ज्यादा अंतर था, हालांकि ये दोनों मैप एक ही एरिया को शो करते थे। जो अल-इद्रिसी का जो मैप था वो साउथ इंडिया को उस जगह बताता है जहां की आज हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं। और श्रीलंका को वो जो आइलैंड, श्रीलंका जो आइलैंड है उसे टॉप पर बताता है। एक्चुअल में जो श्रीलंका आज के समय में है वो साउथ इंडिया में है। और जो अब आपको सेकंड मैप में देखिए कि उसमें जो प्लेस, इसमें फर्स्ट मैप में ही आपको जो नेम्स दिए गए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो। अब सेकंड मैप में देखिए कि इसके बनने के जो सेकंड मैप है, ये जो फर्स्ट मैप बना था उसके 600 ईयर्स बाद में आया था। तो इतने समय में, इतने टाइम पीरियड में जो सब कॉन्टिनेंट की जो सिचुएशंस थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो काफी चेंज हो गई थी। तो जो ये सेकंड मैप है ये हमारे लिए ज़्यादा फैमिलियर लगता है क्योंकि ये आज के मैप से काफ़ी सिमिलर है। एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो इस मैप में जो कोस्टल एरिया की जो डिटेल्ड हैं उन्हें देखकर काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी बारीकी से शो किया गया है। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। तो जो ये इन मैप्स थे इनका यूज़ कौन करते थे? जो यूरोपियन सेलर्स, जो नाविक थे वो, और जो मर्चेंट्स थे वो अपनी समुद्री यात्राओं के लिए इन मैप्स का यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods। तो जो ये मैप को बनाने का जो तरीका था या जो साइंस थी इन कार्टोग्राफी की, मैप्स की, वो इन 2 पीरियड्स में काफ़ी चेंज हो गई थी। When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds। तो जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, वो इनके लिए जो पास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैप्स थे या जो भी टेक्स्ट उन्हें दिए मिलते थे उन पर स्टडी करते थे और उनकी इंफॉर्मेशंस को देखते थे। और जो भी इनकी जो पास्ट की जो इंफॉर्मेशंस होती थी उन्हें देख देख कर ही इन मैप्स को बनाते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है शब्दावली, कि किसी भी वर्ड है वो उसका यूज कैसे कब हुआ। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। अगर टाइम के साथ साथ जो इंफॉर्मेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं तो भाषा और मीनिंग है उनके साथ क्या होता है?
जो ये हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनमें कई तरह की लैंग्वेजेस मिलती हैं। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये भी टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज है, जो कि मध्य युग में जो फारसी भाषा थी, वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है ये उस लैंग्वेज के साथ साथ उसके जो ग्रामर होती है उसमें और उसका जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है उसमें भी चेंज हो जाता है, और टाइम के साथ साथ ये वर्ड्स का जो मीनिंग होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड, एक टर्म हिंदुस्तान दिया गया है। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। तो आज हम इसे पूरे जैसे नेशन इंडिया के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन जो 13th सेंचुरी थी तब जो एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिन्हाज सिराज थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिर्फ उत्तर भारत के लिए, जो नॉर्थ इंडिया का एरिया था उसके लिए किया था। उसमें कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। He used the term in the political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. उसने इन शब्दों का यूज तो जो था पॉलिटिकल मीनिंग में उन एरियाज के लिए यूज किया था जो कि उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अंडर में जो एरियाज आते थे उनके लिए किया था। अब जैसे जैसे ये दिल्ली सल्तनत और ज़्यादा बढ़ती गई तो इनके अंडर में आने वाले जो शब्द थे वो उनमें आने वाला एरिया भी बढ़ता गया, लेकिन जो हिंदुस्तान वर्ड है उसमें कभी भी जो साउथ इंडिया है उसको शामिल नहीं किया गया। इसके ऑपोजिट 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब बाबर था उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो यहाँ का जो कॉन्टिनेंट है उसकी जियोग्राफी और उसके जैसे पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के हिसाब से और यहाँ के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए किया था। इसका प्रयोग 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने भी इसको हिंद शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस। तो जो हिस्टोरियंस अपनी स्टडी के लिए, जो पास्ट की स्टडी के लिए जिन सोर्सेज का यूज़ करते हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर पढ़ा कि गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो उस बुक में हमने 1000 ईयर्स तक की पास्ट को स्टडी किया, रीड किया हमने, जो कि था कि रफली 700 to 1750 तक था। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो जो इस टाइम की जो स्टडी थी उसमें हिस्टोरियंस ने जिन सोर्सेज का यूज किया तो उनमें आपको कुछ ऐसी बातें मिली होंगी जो कि पिछले काफ़ी सालों से चली आ रही हैं, पिछले काफ़ी मतलब टाइम पीरियड से चली आ रही हैं। उसमें ये था कि जो हिस्टोरिकल्स थे वो उस टाइम पीरियड के बारे में जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती थी वो किससे कलेक्ट करते थे? कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से, और जो आर्किटेक्चर होता है उससे, और जो उसके अलावा जो ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि रिटन में जो भी होता है उस पर डिपेंड करता था। लेकिन कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग थी। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. तो जो इस टाइम में जो कि ये रिटन मटेरियल था उसका जो वो क्या था, रिटन मटेरियल था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी क्वांटिटी जो काफ़ी बढ़ गई थी। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इसका ये रीज़न था कि जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्ता हो गया था और इजीली अवेलेबल था। पीपल यूज्ड इट टू राइट
holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. तो जो लोग थे वो जो भी ये क्या जो भी इनकी जो रिलीजियस एपिक्स थे और जो भी इनके टीचिंग्स ऑफ सेंट्स थी और जो रूलर्स के बारे में जो भी इतिहास था और जो भी ये कोर्ट्स के रिकॉर्ड जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे तो इन सब के बारे में और जो भी ये टैक्सेस के रिकॉर्ड्स थे उनको लिखने में उसका यूज करने लगे थे. Manuscripts were collected by wealthy peoples, rulers, monasteries and temples. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो सिर्फ जो अमीर लोग होते थे वो, जो रूलर्स होते थे वो, और जो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के लोग थे सिर्फ वो ही लोग इनको कलेक्ट किया करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. और इसके अलावा वो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सेफली रखने के लिए, केयरफुली रखने के लिए लाइब्रेरीज का और आर्काइव्स का यूज किया करते थे. आर्काइव्स क्या होते हैं? यहाँ पे साइड में देखिए, आर्काइव्स हैं ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. एक ऐसी जगह जहाँ की डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाए. नेक्स्ट है, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. जो वो समय था, उस समय क्या था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो जो हाथ से जो लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनकी कई कॉपीज लिखी जाती थी. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. अगर किसी फ्रेंड से अगर कोई होमवर्क की आपने कॉपी किया हो तो आप जानते होंगे कि ये काम कोई बहुत इजी नहीं होता. कभी कभी क्या होता है कि हमें राइटिंग समझ नहीं आती, या फिर उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ अपने आइडियाज से ही उन चीज़ों को लिखना पड़ता है. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है वो जो पांडुलिपि जब बनाते हैं उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो कॉपी बनाई जाती है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं. कभी कहीं पे कोई वर्ड चेंज हो जाता है, कभी कोई सेंटेंस चेंज हो जाता है. दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें जो राइटर की जो ऑथर होता है उसकी जो मेन जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो शायद ही कभी मिले. तो अब टाइम टू टाइम क्या होगा कि जब उनकी कॉपीज बनती जाएंगी तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चेंज होती जाती हैं. उसके बाद क्या था कि जो ये हिस्टोरियंस थे ये इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करते थे. इनको रीड करने के बाद उन्हें अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करना पड़ता था उनके आइडियाज को देखने के लिए, क्योंकि हर मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस उन्हें मिल ही जाते थे. और कई बार क्या होता था कि जो ऑथर्स होते हैं वे खुद ही टाइम टू टाइम उनके जो उनका जो मेन होता है जो उसमें भी कुछ ना कुछ वो संशोधन करते रहते थे, चेंजेस करते रहते थे. 14th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने पहली बार 1356 में और इसके बाद दूसरी बार इसके 2 साल बाद अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था. दोनों में ही काफी डिफरेंस मिला. बट 1971 में जो हिस्टोरियंस थे उन्हें पहली बार वाले उन्होंने जो लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने जो 1356 में लिखा था उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. और ये क्या था कि लाइब्रेरीज के जो कलेक्शन में था काफी, मतलब ये है कि वो लॉस्ट हो गया था, वहां पे कहीं खो गया था.